हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस कुछ असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी। तो मुझे पता है कि भैया एग्जाम में एमसीक्यूज का कितना अच्छा खासा वेटेज होता है, प्लस एक दो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। तो मैं आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वैसे उस टाइप से मैं आपके लिए लेके आई हूं। और आपको इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना है बच्चों, बिकॉज एग्जाम्स को बहुत कम दिन बचे हुए हैं। ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि आपका एग्जाम कितना नजदीक है, हर एक चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेशन मैं आपके लिए लेके आ रही हूं इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। और ये जो एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगी ना, ऐसे नहीं है कि बस जो सही आंसर मैंने आपको बता दिया कि बच्चों ये सही आंसर है, क्वेश्चन पढ़ के बताया ये सही आंसर है। नहीं बच्चों, मैं ऐसा नहीं करने वाली। सही ऑप्शन क्या है और क्यों है ये तो मैं आपको बताऊंगी क्या सही ऑप्शन है, लेकिन इसके पीछे वो सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब जो सही आंसर होगा वो तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन साथ साथ में जो बाकी के 3 ऑप्शंस होंगे ना उसके भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसके जरिए। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हम हमारे पहले सवाल से, जो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ रेलेवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस। यानी हमने 3 चीजें पढ़ी थी, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो इनमें से कौन सा रेलेवेंट फीचर, रेलेवेंट यानी जो इससे रिलेट करता हो, वो फीचर नहीं है मैनेजमेंट एज अ साइंस का। तो पहला है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जो भैया जो साइंस होती है वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर ही बेस्ड होती है, तो एक्सपेरिमेंट्स तो भैया साइंस की जान है, तो वो तो होगा ही होगा। फिर है सेकंड ऑप्शन आपका, आई होप आपको ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे अच्छे से, मैं साथ साथ में साइड भी हटती जाऊंगी ताकि आपको सारे ऑप्शंस दिखते जाएं। फिर सेकंड है आपका सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों है साइंस, बिकॉज ऑलरेडी इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन भी इसका सही है। फिर सी है आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मेनली कहां पर आती है, क्रिएटिविटी मेनली आपकी जो क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, कला। तो कला कहां पर आती है, मेनली कला आती है आपकी आर्ट में। एंड डी ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब ये जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। इससे अगर हम देखें तो सही आंसर आपका क्या बनेगा, आपका सही आंसर बनेगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बिकॉज ये वाला जो ऑप्शन है वो रिलेट कर रहा है आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट से। तो इसका सही ऑप्शन आपका बन जाएगा सी ऑप्शन। आई बात समझ में बच्चों, मैंने आपको बाकी के सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए हैं कि ये क्यों सही नहीं है और ये ही सही क्यों है। तो आपको सारे ऑप्शंस गो थ्रू करने हैं अच्छे से, इससे आपका क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ में बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो ये बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली यानी लगातार, ऐसे नहीं कि आप एक दिन कर रहे हैं फिर 4-5 दिन छोड़ के फिर 6वें दिन जाके फिर कर रहे हैं। कंसिस्टेंट यानी आपको रेगुलर वो चीज करनी है। क्रिएट्स इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी यानी क्या, पता ही है आपको, हमारा समाज जो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करे हमारे समाज के लिए, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स या वो सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बेसिकली एक एंटरप्राइज के खुद के होते हैं कि उसको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, कैसे ग्रो करना है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तीसरा होता है हमारा समाज वाला यानी सोशल ऑब्जेक्टिव, और यहाँ बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी की, यानी हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा सी, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। आई बात समझ में बच्चों। और डी ऑप्शन तो वैसे ही वो सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड कर रहा है, तो ये तो गलत ही हो जाता है। आई बात समझ में बच्चों। तो सही ऑप्शन आपका होगा सोशल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज यहां पर बात चल रही है सोसाइटी की, समाज की। ठीक है बच्चों, देख लो फटाफट। ये मैं थोड़ा थोड़ा साइड भी होती जाऊंगी, बिकॉज बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैम साइड हो जाया करो, हम तो स्लाइड पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो जैसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, मैं हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए पीछे हट जाऊंगी ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना भी है तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, मैं फिर बोल रही हूँ एग्जाम आपका 22 फरवरी को है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज बिजनेस स्टडीज एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप एटलीस्ट 80 में से 75 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। एनी हाउ मैं तो चाहती ही हूं कि आप 80 में से 80 स्कोर करो, इसीलिए मैं आपके लिए काफी सारी चीजें लेके आ रही हूं। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है दिस प्रिंसिपल विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट।
एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स, यानी ये जो प्रिंसिपल है ये अपनापन का भाव दिलाता है जो एंटरप्राइज के मेंबर्स होते हैं उनको। So which principle of management stated by Fayol is highlighted by this statement? अब ये जो फेयोल के हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, उनमें से कौन सा प्रिंसिपल को दर्शा रहा है? तो पहला है आपका इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक इंसान को, हर एक मेंबर को मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, ताकि वो अपना पीओवी भी रख पाए। एस्पेरेटिव कॉर्प्स क्या बोलता है कि हार्मनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए हर एक मेंबर के बीच में। इक्विटी ये बोलता है कि हर एक मेंबर को उसका क्या रेस है, क्या रिलीजन है, उसको इररिस्पेक्टिव, उसको अलग रख के हर एक मेंबर को एक ही समान नजर से देखना चाहिए। फिर डी है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो आपका ये बोलता है कि भैया हर एक एम्प्लॉय को उसकी फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए, यानी जितना वो डिजर्व करता है उतनी उसको सैलरी मिलनी चाहिए। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा एस्पेरेट डी कॉर्प्स, बिकॉज ये बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय जो है उनमें हार्मोनी की फीलिंग होनी चाहिए, अपनेपन की फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, और इक्विटी वही बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय को एक नजर से देखना है, समान नजर से देखना है, इररिस्पेक्टिव उनका क्या रेस है, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, उसको अलग रख के। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बनेगा एस्पेरेट डी कॉर्प्स, बिकॉज यहां पर अपनेपन की बात हो रही है, हार्मोनी की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? फटाफट देख लो। हाँ जी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, द फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ डैश एम्फसाइज ऑन काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स वर्कर्स। यानी वो कौन सा प्रिंसिपल है जो काइंडलीनेस, काइंडलीनेस यानी जो दया, सिंपैथी वाली फीलिंग पर, एंड जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय। ठीक है, जस्टिस यानी न्याय, मतलब हर एक एम्प्लॉय को फेयर ट्रीट करना, समान नजर से देखना। इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स वर्कर्स, यानी वर्कर्स को उस नजर से देखना। तो पहला आपका इक्विटी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया लास्ट क्वेश्चन में। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी क्या होता है? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जो हर एक एम्प्लॉय को आराम से अचीव करे, यानी इतने टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना देना कि किसी के वो एम्प्लॉय के बस में ही ना हो। फिर सी है आपका एस्पेरेट डी कॉर्प्स, ये भी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी है लास्ट क्वेश्चन में। फिर स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या बोलती है कि आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो टॉप टू बॉटम फ्लो होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपका सही आंसर बन जाता है इक्विटी, बिकॉज यहाँ बात हो रही है कि आपको समान नजर से देखना है। ठीक है, एक ही नजर से देखना है। जस्टिस यानी क्या बोलते हैं उसको, इक्वालिटी की नजर से देखना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बन जाएगा इक्विटी। इक्विटी आप नाम से याद रख लो, इक्विटी इज इक्वल टू इक्वालिटी, यानी हर एक एम्प्लॉय को ना समान नजर से देखना है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? तो यहाँ पर आप फटाफट देख सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है भैया। ठीक है, हाँ, सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल अकॉर्डिंग टू द which the intent of this principle is to produce more and better work with the same efforts। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो ये बोलता है कि जो इंटेंट, जो इस प्रिंसिपल का इंटेंट है वो ये बोलता है कि आप ज्यादा और अच्छा काम कर पाए, बेटर यानी बेहतरीन, बेटर। ठीक है, विद द सेम एफर्ट, यानी उसी एफर्ट से आप ज्यादा और अच्छा काम प्रोड्यूस कर पाए। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल आपका हाईलाइट हो रहा है? बच्चों, फेयोल के प्रिंसिपल में से क्वेश्चंस आना बनते ही बनते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ से एमसीक्यूज भी आते ही आते हैं, तो एमसीक्यूज को इग्नोर मत करना। इसलिए मैंने यहाँ इस वाले चैप्टर से स्पेशली 14 प्रिंसिपल से ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? इतने सारे काम को टुकड़ों में बांटना है और उस इंसान को सौंपना है जो उस काम में एक्सपर्ट हो। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि आपके जो जितने भी एफर्ट्स, जो भी आप काम कर रहे हो, वो एक ही डायरेक्शन में सिंक होने चाहिए टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। सी आपका स्केलर चेंज। स्केलर चेंज जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया ही लास्ट क्वेश्चन में आपको कि जो अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। इक्विटी, इक्विटी यानी इक्विटी इज इक्वल टू क्वालिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए आपका सही आंसर आपका बनेगा डिवीजन ऑफ वर्क, बिकॉज यहाँ बात हो रही है कि कैसे आप अच्छा और ज्यादा काम कर सकते हैं उन्हीं एफर्ट से, और अच्छा और ज्यादा काम तभी आपका हो पाएगा जब आप उस इंसान को काम सौंपोगे जो उस काम में बेस्ट है, एक्सपर्ट है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है? इसके ये कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो वो जानते हैं इनमें से कौन सा फीचर इसमें नहीं आ रहा है। एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ लार्ज फर्म में ही इंक्लूड एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ लार्ज फर्म्स में ही लागू होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन ये बोल रहा है। बी ये बोलता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए बने हैं। ये तो सही है भैया, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस जब किया है फिर जाके पता चला है कि क्या गलतियां हैं, क्या उन गलतियों को वापस से नहीं दोहराना है।
फिर सी ऑप्शन है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी रिजिड नहीं है, ऐसा नहीं कि जो प्रिंसिपल आपको मिला हुआ है आप उसी पर थोपे जा रहे हैं, वही प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल डिट्टो वही आप पर थोपे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आप अपने उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। डी ऑप्शन है आपका कंटिंजेंट। कंटिंजेंट भी हाँ भैया है, तो इसमें ये बोला हुआ है कि एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म्स आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना वो हर जगह पर लागू होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया ही था कि वो परवेसिव होते हैं। अगर आपको डाउट है तो जाके जो बोर्ड एक्सप्रेस की वीडियोस है उसमें जाके आप देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह लागू होते हैं, भले वो हॉस्पिटल हो, कोई होटल हो, कोई स्कूल हो, कोई मैनेजमेंट की कंपनी हो, आपके घर में भी इनफैक्ट लागू होते हैं। भले ऑर्गेनाइजेशन आपकी इतनी हो, छोटी सी हो या इतनी बड़ी हो, हर जगह वो लागू होते हैं। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बनेगा ए, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन लार्ज फर्म्स। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्ट एज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। यानी वो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? हमने टोटल कितने फंक्शन पढ़े थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो उन फंक्शन में से कौन सा ये फंक्शन है जो प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है? अभी तक हमने पहले वाले फंक्शन में प्लानिंग में क्या पढ़ा था कि हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन हकीकत में अब कौन तब्दील कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है प्लानिंग। प्लानिंग में तो हम जो सिंपली प्लानिंग ही करते हैं। बी है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपको किस दिशा में जाना है। सी है आपका ऑर्गेनाइजिंग, यानी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैन रिसोर्सेस वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं। डी है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स आए, जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग ऐसा फंक्शन होता है जहाँ तक हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग के पहले आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में तो जस्ट हम प्लानिंग ही करते हैं कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेगा, क्या बुरा रहेगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में फाइनली हम अपने प्लान्स को हकीकत में एक्शन में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, देख लो इधर भी। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एनीवन कैन बी कॉल्ड ए मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोसेस्ड। हर कोई, ये स्टेटमेंट ये बोल रही है हर कोई मैनेजर कहला सकता है, इररिस्पेक्टिव यानी भले ही उसकी क्या भी कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। So identify the characteristic of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above। यानी इसमें से मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर सूट नहीं होता है। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था बोर्ड एक्सप्रेस वाली वीडियोस में भी कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपका आता है कोड ऑफ कंडक्ट में। फिर भी आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी उस प्रोफेशनल एसोसिएशन में ऐसे लोग होते हैं जो सेम प्रोफेशन के होते हैं। अगर सीए की इंस्टीट्यूट है तो उसमें सारे मेंबर सीए ही होंगे, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर आके नहीं घुस जाएगा। ठीक है, फिर सी है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या बोलते हैं कि हर कोई नहीं सीए बन के बैठ जाएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर एग्जाम भी देना पड़ता है। अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हो, पास हो जाते हो, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल कहलाते हो। फिर डी है आपका सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी क्या? आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने मेंबर्स को, अपने क्लाइंट्स को। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। बिकॉज यहाँ हर कोई आके घुस के नहीं बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं तो सीए हूँ, मैं तो लॉयर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको वो क्वालिफिकेशन अचीव करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा सी, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फंक्शंस एट द एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की इज कॉल्ड। यानी जब डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेशन एक ही के पास, एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट की एपेक्स में होती है, तो वो क्या कहलाता है? पहला है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो अथॉरिटी जो होती है, जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, थोड़ी बहुत बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। बी आपका बोलता है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है? अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है अपने सबऑर्डिनेट को। सी है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्चर ही होता है। फिर डी है सेंट्रलाइजेशन। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बनेगा डी सेंट्रलाइजेशन। बिकॉज यहाँ पर जो मैनेजमेंट की पावर है, मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उनको क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, जब एक ही पावर, एक ही एपेक्स के पास, एक ही हेड के पास होता है, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब एक ही सेंट्रलाइज बॉडी के पास होता है, जब टॉप मैनेजमेंट कमेटी के पास वो
पावर है कि हम ही डिसीजन लेंगे और कोई नहीं लेगा, तो वो आपकी प्रोसेस कहलाती है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय हुम, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, पहला है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गलत भैया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं करता है। बी है स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ठीक है ये हो सकता है। सी है सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं नहीं बताऊंगी। डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भैया इसका तो दूर दूर तक रोल ही नहीं है, चीफ जस्टिस कहाँ से आ गया, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का इंडिया का, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बिकॉज डिस्ट्रिक्ट यानी एक पर्टिकुलर सिटी का, एक जिले का, जिस भी जिले में आप रहते हैं तो उसकी जो कमीशन होती है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको आपका अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी बी वाला ऑप्शन। ठीक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता, उसको अपॉइंट करते हैं, उनके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं बी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, आई बात समझ, फटाफट देख लो, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है if there is a plan to increase production then more labor more machinery will be required, यानी अगर ऐसा कोई प्लान है कि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, जब ज़्यादा लेबर होगा, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, ज़्यादा मशीनरी होगी। द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेस ऑफ मशीनरी। इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में आपकी प्लानिंग हो रही है और कैसे रिसोर्सेज को, कैसे लेबर वगैरह को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मशीनरी खरीदनी है, वो सब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो ये बोला हुआ है इस प्लानिंग के स्टेप में कौन सी प्रोसेस डिस्कस हो रही है। ठीक है, ए आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि हमें क्या प्लान करना है, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज को अरेंज करना है। तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता बिकॉज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन ये बोलता है कि हमारे पास अगर 10 ऑप्शन है तो उन 10 ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो ये तो आपको कतई नहीं हो सकता। फिर भी है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, अरे यार इसका आंसर ही आ गया, चीटिंग हो गई यार। ठीक है, तो भी है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर रहे हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हमको पहला गोल ही सेट करना पड़ता है, पर इधर गोल तो सेट हुआ पड़ा है। फिर सी है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इसमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास 10 ऑप्शन है तो 10 ऑप्शन में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा वो देखना पड़ता है। फिर डी है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पर हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। फिर उस प्लानिंग को कैसे अचीव करना है, हम कैसे मशीनरी उठानी है, कैसे लेबर वगैरह को एलोकेट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा डी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ठीक है बच्चों, आई बात समझ, फटाफट नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, डैश इज द प्रोसेस of dividing work into manageable activities and then grouping the activities which are similar in nature, यानी वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम सारे काम को बांट देते हैं और एक्टिविटीज को हम ग्रुप करते हैं जो सिमिलर नेचर की होती हैं। तो पहला है आपका कोऑर्डिनेशन, पहला ऑप्शन है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि जो हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो पाए, तो ये तो भैया कतई नहीं होने वाला। फिर भी है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या बोलता है कि जो सारा काम है उसको बांटना है, ठीक है, उस सारे काम को डिवाइड करना है और ऐसे सौंपना है जो सिमिलर नेचर वाला काम है ताकि वो अलग से ग्रुप हो जाए। सी है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो बेसिकली स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का कि कौन सा स्ट्रक्चर होना है कौन सा नहीं होना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि जो इतनी बड़ी अथॉरिटी है जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को थोड़ी अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर देता है, ठीक है, तो इसलिए आपका सही आंसर बन जाएगा, ये तो साफ समझ आ रहा है, आपका ऑप्शन बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर काम बांटा जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही बन जाएगा, बी डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, डैश टेस्ट इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर मैस्टरिंग न्यू स्किल्स, यानी वो कौन सा टेस्ट होता है जिससे ये मापा जाता है कि इंडिविजुअल का क्या पोटेंशियल है मैस्टरिंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स को मापने के लिए वो कौन सा टेस्ट होता है जिससे ये परखा जाता है, ये पहचाना जाता है कि इंडिविजुअल का क्या पोटेंशियल है, क्या उसकी एबिलिटी है। ठीक है, तो पहला है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है कि इंडिविजुअल की क्या बिलीव्स हैं, क्या कस्टम्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, वो देखे जाते हैं, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो ये तो नहीं होने वाला। बी है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली क्या बोलता है कि इंडिविजुअल का की क्या
पोटेंशियल है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है। सी इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट में बच्चों जो इंडिविजुअल होता है उसका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि उसकी जो नॉलेज है, आईक्यू पावर है, जिसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कितनी है। डी जो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या किया जाता है इंटरेस्ट टेस्ट में कि ये देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल जो हमारे सामने आया है उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बनेगा बी, दैट इज एप्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेवरी अवार्ड इज डैश फॉर्म ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी जो ब्रेवरी अवार्ड होता है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव तो है, ठीक है भैया, उन्होंने वो तो क्वेश्चन में हमें बता दिया है, लेकिन वो अब किस टाइप का है। नॉन फाइनेंशियल यानी इसमें हम जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको फाइनेंशियल टर्म में, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पे नहीं करते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज को कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिलती है, जिससे उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलती है। तो पहला है स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस कहाँ से आ गया, ब्रेवरी अवार्ड यानी बहादुरी का पुरस्कार मिल रहा है, बहादुरी का, तो ये स्टेटस तो भैया कहीं से आ ही नहीं सकता। बी जॉब सिक्योरिटी, इसमें भैया जो एम्प्लॉय की जॉब सिक्योर हो ही नहीं रही है, ठीक है। सी है करियर एडवांसमेंट, इसमें इसकी करियर की भी कोई खास ग्रोथ नहीं होगी। डी है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, तो इसमें एम्प्लॉय की बहादुरी का जो पुरस्कार मिल रहा है, ब्रेवरी अवार्ड जो मिल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कंपनी को कि हाँ ये जो एम्प्लॉय है ये तो बहादुर है, तो इसमें एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, ठीक है। ओरल हो सकता है, ओरल यानी मौखिक। बी रिटन, रिटन यानी लिखित, जो आप पढ़ते थे ना मौखिक लिखित, बचपन में पढ़ते थे, बस वही चीज है। सी बोथ ए एंड बी, दोनों हो सकते हैं। डी नॉन ऑफ दीज, तो इसमें से क्या ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा, सी, डेट इज बोथ ए एंड बी। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कभी कभार रिटन भी होता है, जैसे कि आपको मेल वगैरह कर दिया जाता है, या ओरल भी होता है। ओरल कैसे हो सकता है, जो टॉप मैनेजमेंट वाली जो कमेटी है वो खुद ही कुछ अपने मुंह से अनाउंस कर रहे हैं, एक ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ओरल भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकता है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंट्रोलिंग कौन करता है, ए लोअर लेवल मैनेजर्स, ठीक है। बी मिडिल लेवल मैनेजर्स, सी टॉप लेवल मैनेजर्स, या डी ऑल लेवल मैनेजर्स। तो यहाँ पर हर एक मैनेजर अपनी अपने एंड से कंट्रोलिंग करता है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा डी, डेट इज ऑल लेवल मैनेजर्स। यानी हर एक मैनेजर ना अपने एंड से बेस्ट देता है, अपना जो काम होता है उसको देखता है कि जो उसका काम था वो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड से उससे मीट हो रहे हैं या नहीं। तो इसलिए अगर नहीं मीट होते हैं उसको फिर वो रेक्टिफाई करता है, देखता है कि क्या डेविएशंस है, और उन डेविएशंस को नेक्स्ट टाइम वो ओवरकम करता है। तो हर एक मैनेजर अपने एंड से कंट्रोलिंग करता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज ऑल लेवल मैनेजर्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, एन इफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू, एक अच्छा इफिशिएंट यानी अच्छा जो हो, जो बेस्ट हो अपने आप में, वो ऐसा कंट्रोल सिस्टम किस में हेल्प करता है, बूस्ट एम्प्लॉय मॉरल यानी एम्प्लॉय को जो मनोबल होता है उसको बूस्ट करता है। जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो हमने क्या हमारे स्टैंडर्ड्स थे उनसे हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मीट हो पा रही है नहीं, उसको जज करता है। सी अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनको कैसे अचीव करना है उसके लिए बेस्ट देता है। डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए आपका ये जो एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम, एक जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम है वो सारी चीजें करता है, वो अपने आप में बेस्ट देता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, ये हल्का सा आपको टिपिकल लग सकता है बट ये टिपिकल है नहीं अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा हुआ है क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल चीज बन जाती है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है। पहला है आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट अफेक्ट करता है, ठीक है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेप्ट में क्या होता है, हम लॉन्गर पर्सपेक्टिव में लॉन्गर टर्म में देखते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैश फ्लो पोजीशन भी अफेक्ट करता है। डी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट इज ICR, वो भी अफेक्ट करता है। तो जो बी है ना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वो डील नहीं करता इस क्वेश्चन से, बिकॉज ये जो चीजें हैं ना सारी वो टेक्निकल चीजें हैं। एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं किस में आ जाता है, एक प्रिंसिपल में आ जाता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में आ जाता है। ये एक कंपनी के लिए नेसेसरी तो है बट वो कंपनी की सेकेंडरी चीज बन जाती है, फाइनेंशियल में वो इंक्लूड नहीं होती है। इसलिए आपका सही ऑप्शन बनेगा बी, दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ये चीज टेक्निकल नहीं है, बाकी सारी चीज आपकी टेक्निकल है, टेक्निकलिटीज से डील करती है, पर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हट के आती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ, देख लो फटाफट, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, डैश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड
with the specific objective of providing a ready market for money market instruments। यानी वो कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा वो हाउस है, कौन सी संस्था है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो रेडी मार्केट प्रोवाइड करती है, यानी बना बनाया मार्केट प्रोवाइड करती है मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो पहला है आपका DFHI यानी डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। बी है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करती है, बेसिकली जो कैपिटल मार्केट्स होती है उनको रेगुलेट करती है। सी है RBI क्या करती है, मनी सप्लाई वगैरह को रेगुलेट करती है हमारे देश की, ठीक है। डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भैया यही बोलता है कि लंच के बाद आना, तो उसका तो कहीं से कहीं तक रोल है ही नहीं। तो इसलिए हमने पढ़ा था कि DFHI क्या करता है, रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सभी टिक करके आ जाते हैं, बट बच्चों आपको ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज रेडी मार्केट आपका DFHI ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था, बिकॉज मुझे पता था आप जरूर कंफ्यूज हो गए। आधे से ज़्यादा बच्चों ने अपने ही मन में इसको सभी टिक कर लिया था, बट वो गलत है बच्चों। इसलिए आपका सही आंसर क्या बन जाता है, इसलिए आपका सही आंसर है डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, दैट इज DFHI, ठीक है। देख लो इसको फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, पहला वाला मार्केट जहाँ पर न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम के लिए इशू की जाती हैं, ठीक है बच्चों। वही सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है ना वो मार्केट में चलती रहती हैं। आई बात समझ में, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस पता चल गया, प्राइमरी मार्केट आपको पता चल गया। अब इसके बेसिस पे हम जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो पहला है देयर इज नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन, इस पे कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, ठीक है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड है, यानी सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को बेच नहीं सकते। फिर सी है प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी, जो प्राइजेस होती है वो सिक्योरिटी की क्या डिमांड एंड सप्लाई है वैसे तय होती है। इट डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा सी, दैट इज प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। बिकॉज क्या होता है प्राइमरी मार्केट में कि प्राइस क्या रहेगी शेयर की, सिक्योरिटी की, ये जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट कमेटी होती है वो ही डिसाइड करती है। बिकॉज जो शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, पहली बार मार्केट में उतर रहे होते हैं, तो इसमें हमारी इकोनॉमी में क्या डिमांड एंड सप्लाई चल रही है उससे उनको लेना देना नहीं होता है, वो खुद तय करते हैं कि इसकी हमारे जो शेयर की जो प्राइस है वो क्या रहेगी। हाँ, बाद में जब वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती हैं फिर जरूर जो सप्लाई रहती, जो प्राइसेस रहती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, पर जब पहली बार शेयर्स इशू होते हैं, सिक्योरिटीज इशू होती हैं, तो वो डिपेंड करता है, उनके प्राइसेस आपके सेट करते हैं टॉप मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द कंपनी, ठीक है बच्चों। आई बात समझ, देख लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है डैश एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स includes the activity that makes the firm's products available to the target customers, यानी मार्केटिंग मिक्स का वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा फीचर है, कौन सा ऐसा तात्पर्य है जो फर्म्स की प्रोडक्ट्स को, यानी जो कंपनीज के एंटरप्राइज के प्रोडक्ट्स को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो पहला है प्रमोशन, बी है प्लेस, सी है प्रोडक्ट, डी है प्राइस। साफ समझ आ रहा है, इसका ऑप्शन होगा प्लेस, ठीक है, बी ऑप्शन दैट इज, बिकॉज प्लेस क्या करता है, जो सामान होता है उसको पहुंचाता है टारगेट कस्टमर तक। बाकी प्रमोशन में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आती हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह आते हैं, प्राइस में क्या आता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाता है बी, दैट इज प्लेस, ठीक है बच्चों। देख लो, फिर हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये बोलता है, यहाँ से भी एक MCQ तो आता ही है, एक दो MCQ से पक्का बन ही जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं टॉपिक से स्पेशली बनते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी इसकी वीडियो में बताया हुआ है, बोर्ड एक्सप्रेस की वीडियो में बताया। अगर आपको जानना है कि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। और मैंने आपको बोला ही था कि MCQ वगैरह तो इस टॉपिक से बन ही जाते हैं, और देखिए यहाँ भी MCQ बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन। As per CPA 2019, the consumer has the right to get relief in case the product or services fall short of his expectations, यानी इन केस अगर कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट या सर्विस जो खरीदी है, जो परचेज वगैरह किया है, वो उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मीट हो पाता है, ठीक है, तो उसके पास कौन सी रेमेडी, कौन सा रिलीफ है इस केस में। तो राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड में क्या होता है, हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या होता है कि जो हमें दिक्कत लगी है, जो हमें डेफिशिएंसी, डिफेक्टिवनेस लगी है, हम उसके जगह उस गलती को सुधरवा सकते हैं, ठीक है। राइट टू बी एश्योर्ड में क्या होता है कि
आश्वासन मिलता है हमें बेसिकली। डी राइट टू सेफ्टी में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उससे हम सेफ रहें, वो हमारी जान के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए हेल्थ क्या बोलते हैं हार्मफुल ना हो। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा राइट टू सीक रिड्रेसल, बिकॉज इसमें जो भी जो प्रोडक्ट होता है अगर वो एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं हो पाता तो इस केस में हम कुछ इसकी जगह पे रिड्रेसल मांग सकते हैं, यानी हमें रिफंड मिल सकता है, रिप्लेसमेंट मिल सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है और भी बहुत कुछ मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी जो डेफिशिएंसी है वो किस टाइप की है। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में? तो देख लो ये क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो ये बोल रहा है इनमें से कौन सा फीचर प्रोफेशन का फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा मैनेजमेंट से। ठीक है, तो पहला है सर्विस मोटिव, दूसरा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सी है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड डी है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़े ही हुए हैं, तो इसलिए आपका जो होगा सही आंसर होगा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, बिकॉज सर्विस मोटिव भी रहता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी रहती है, ठीक है, हर कोई तो घुस के बन नहीं जाएगा प्रोफेशनल, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी रहता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा बी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वो नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेशन होती है वो उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हो रहा है? पहला है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हार्ड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं, वो एग्जैक्टली वही डिट्टो हम वही नहीं कॉपी कर सकते हैं, हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका बोलता है कंटिजेंट। कंटिजेंट यानी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। ठीक है, सी ऑप्शन बोलता है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है कि बेसिकली मैनेजर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। एंड डी ऑप्शन आपका बोलता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी हर जगह लागू होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर बनेगा बी कंटिजेंट, बिकॉज डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। ठीक है बच्चों, आई बस समझ? देख लो इसको फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। Which characteristic of the business environment is highlighted when changes taking place too frequently and it becomes difficult to predict the future? यानी उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा फीचर यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है जब जो चेंजेस होते हैं वो फ्रीक्वेंटली होते हैं। ठीक है, चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार हो रहा है, 2 साल में एक बार हो रहा है, चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, विच इज बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, जिसमें डिफिकल्ट हो जाता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो पहला आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या बोलता है कि कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। बी आपका बोलता है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी वो टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है। सी आपका बोलता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस यानी हर एक प्रिंसिपल अपने आप से जुड़ा हुआ होता है। और डी आपका बोलता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी यानी हर एक चीज़ भी रिलेट करती है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाता है ए अनसर्टेनिटी, बिकॉज यहाँ पर हमें नहीं पता कि कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, आई बात समझ? तो देख लो इसको फटाफट। हाँ जी बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। यानी ठीक है, अभी हमने प्लानिंग कर ली, लेकिन अब प्लानिंग को कब एग्जीक्यूट करना है तो वो स्टेप कौन सा कहलाता है, वो स्टेप कब आता है? तो पहला इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, दूसरा है फॉलोअप एक्शन। फॉलोअप एक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने किया उसका एक बार फॉलोअप लेते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसेस में क्या करते हैं कि जब भी कोई मैनेजर प्लानिंग करता है तो एजम्पशंस लगाता है। अब उसको तो पता नहीं, उसको तो सपना आता नहीं है, या उसको तो भविष्यवाणी आएगी नहीं कि क्या होने वाला है, तो वो कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ एजम्पशंस लगाता है, वो एजम्पशंस उसके कहलाते हैं प्रीमाइसेस। ठीक है, फिर है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का पहले हम सारे जो ऑप्शंस होते हैं उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर अल्टरनेटिव को उठाना पड़ता है। तो अब बताओ कि कौन सा सही आंसर होगा? तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, यानी हमने प्लानिंग कर ली लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना है, इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो वो स्टेप आता है हमारा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में। ठीक है बच्चों, बाकी सारे ऑप्शंस में अलग अलग चीजें होती हैं। आए बस समझ में? चलो देख लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So planning is closely connected with या planning is closely related with dash and dash। तो प्लानिंग सबसे ज्यादा क्लोजली किससे कनेक्टेड है? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से। ठीक है भैया, ये तो मुझे नहीं लग रहा। फिर डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं भैया, ये भी नहीं हो सकता, ये तो अथॉरिटीज का डेलीगेशन वगैरह हो गया। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी से नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्रिएटिव एंड इनोवेशन से, तो सही आंसर आपका होगा क्रिएटिव एंड इनोवेशन, बिकॉज आप जितनी ज्यादा सॉलिड प्लानिंग करोगे आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। अगर आप खूब अच्छी सॉलिड प्लानिंग कर रहे हो, अच्छी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो, न्यू आइडियाज, न्यू मेथड्स वगैरह के बारे में सोच रहे हो, तो जायज सी बात है आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये सारे ऑप्शंस रिलेट नहीं करते हैं बिकॉज ये फर्दर चैप्टर्स में आते हैं ये सारे आपके ऑप्शंस, बट जो करेक्ट ऑप्शन है इसलिए आपका बन जाता है क्रिएटिव एंड इनोवेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन इज, यानी जो हमने सिलेक्शन प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं उसमें सिलेक्शन डिसीजन के बाद कौन सा स्टेप आता है। तो अगर आपने स्टेप्स अच्छे से याद किए हुए हैं तो आप तो बिना देखे ही आंसर टिक कर सकते हो बिकॉज आपको पता होगा कि स्टेप के बाद क्या आता है। लेकिन अगर आपने जो सीक्वेंस में स्टेप्स को याद ही नहीं किया हुआ है तो आपको लिख के ले लो बच्चों, आपको आप ये आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो स्टेप्स होते हैं उनको सीक्वेंस में ही याद करना है। याद करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज MCQ में ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि इस स्टेप के बाद क्या आएगा, आप देख ही सकते हो। तो इसलिए मैंने जान के ऐसा टाइप का क्वेश्चन डाला है और मुझे पता है एग्जामिनेशन भी ऐसे ही करते हैं कि आपसे स्टेप्स में ना पूछ लेते हैं कि स्टेप के बाद क्या आएगा। सो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप स्टेप्स को क्रोनोलॉजी में याद करो। अभी भी अगर आपने याद नहीं किया हुआ है स्टेप्स को अच्छे से तो जितने भी सारे स्टेप्स हैं ना वो स्टेप्स को अच्छे से याद कर सकते हो बिकॉज स्टेप्स से एक दो क्वेश्चन आना तो बनता ही बनता है। ठीक है बच्चों, तो सिलेक्शन डिसीजन के बाद कौन सा स्टेप आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय विच मार्केटर्स make use of various tools of communication to encourage exchange of goods and services in the market is called, यानी ऐसे एक्सचेंज में यानी ऐसा एलिमेंट मार्केटिंग में इसका जिसमें मार्केटर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपना बेस्ट देते हैं, जो एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो ऐसा टूल, ऐसा एलिमेंट कौन सा होता है मार्केटिंग मिक्स का जिसमें मार्केटर्स बहुत सारे टूल्स का यूज करता है ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी सेल्स ज़्यादा बूस्ट हो पाए। तो वो कौन सा टूल होता है, ब्रांडिंग में क्या किया जाता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसको एक नाम मिल जाती है, एक पहचान मिल जाती है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में हम क्या करते हैं, वही प्रमोशनल एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बताते हैं कि आप हमारा सामान लीजिए। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बेसिकली जो सामान होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डी है प्राइस। प्राइस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस सेट की जाती है, प्राइस डिटरमाइन की जाती है। तो इसलिए आपका सही आंसर बनेगा इस ऑप्शन का बी, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, बहुत सिंपल था, देख लिया होगा आप सबने। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है राहुल, अब ये ध्यान से पढ़ना, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये केस स्टडी टाइप MCQ है। एक केस स्टडी MCQ तो पक्का बन जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आंसर इसी में छुपा होता है अक्सर, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसका आंसर भी आराम से बता दोगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब ये मत सोचना कि जो हमारे MCQs आएंगे ना वो सीधे साधे वो स्ट्रेट क्वेश्चन ही होंगे। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं जो केस टाइप लगते हैं, जो केस टाइप MCQs होते हैं, तो ये भी बस वैसा ही है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। सो राहुल वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ रेक्सटर लिमिटेड which are being traded at the National Stock Exchange। तो राहुल को शेयर्स खरीदने हैं, क्या कंपनी का नाम है, रेक्सटर लिमिटेड के, जो कि ऑलरेडी ट्रेड किए जा रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि ऑलरेडी ट्रेड किए जा रहे हैं, which are being traded, ध्यान से सुनना है। ठीक है, he feels that the share prices will go up in the future। उसको ऐसा लगता है कि जो शेयर के जो प्राइसेस हैं वो फ्यूचर आने वाले समय में और बढ़ेंगे। सो विच मार्केट शुड बी अप्रोच फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए कौन से मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मैंने आपको बताया ही, आपको क्या कीवर्ड यहाँ पकड़ना है, विच आर बीइंग ट्रेडेड, यानी वो ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, इस वर्ड को पकड़ लेना आप। अब देखो मनी मार्केट, मनी मार्केट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुई है, मनट नहीं है, मनी मार्केट है। ठीक है, फिर है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि ऑलरेडी जो शेयर्स इशू हो चुके होते हैं ना वो ट्रेड होते हैं। ठीक है, एंड डी ऑप्शन क्या है, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर अब क्या सही बनेगा, इसका आंसर आपका सही बनेगा सेकेंडरी मार्केट, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी जो शेयर सिक्योरिटीज इशू होती हैं वो ट्रेड की जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपका सही आंसर बनेगा सी, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है विच प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इज कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द
प्रोडक्ट अंडर पैकेज, यानी वो कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन होता है जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रोडक्ट के पैकेज पर ही। प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब क्या क्या बोले डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हमें डिटेल्स पता चल रही है, उसके पैकेज पर ही डिटेल्स लिखी रहती हैं। तो वो कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन होता है? पहला है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी ब्रांडिंग कर दी जाती है, उसको एक पहचान मिल जाती है, उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, मोबाइल है। अगर आप देखोगे तो ये एक मोबाइल है, लेकिन अगर आप इसको नाम से पहचानोगे, इसके ब्रांड से पहचानोगे तो ये आईफोन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, आईफोन एक ब्रांड है। तो वैसे ही ब्रांडिंग क्या होता है, अब ये मत बोलना कि अपना आईफोन फ्लेक्स कर रही हूँ, ये मत बोलना। अब मेरे सामने मेरा मोबाइल दिखा तो मैंने यही बता दिया आपको। ठीक है, तो ब्रांडिंग क्या होता है कि जो प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी मिल जाती है उसके ब्रांड की वजह से, वो आपका कहलाता है ब्रांडिंग। फिर बी है पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इसलिए इसको पैकेजिंग कर दी जाती है ताकि वो खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो किसी भी प्रकार के स्पॉइलेज वगैरह से। ठीक है, इसलिए पैकेजिंग की जाती है। लेबलिंग में क्या होता है, लेबलिंग में जो लेबल होता है प्रोडक्ट पर, जो टैग होता है उस पर सारे डिटेल्स लिखी रहती हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है। तो सारी डिटेल्स कहाँ पर होती हैं, सारी डिटेल्स होते हैं आपकी लेबलिंग पर। और बोथ ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ये तो फिर होगा ही नहीं, इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा सी, दैट इज लेबलिंग। ठीक है बच्चों, आई बात समझ, देख लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डैश रिफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। यानी जब इंक्रीज होता है प्रॉफिट, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जब प्रॉफिट में इंक्रीज होता है, ठीक है, किसकी वजह से, जब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट, तो उसको क्या कहते हैं? पहला है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही हुआ है, बहुत वास्ट टॉपिक है। फिर है अर्निंग पर शेयर, इसमें जो शेयर की जो प्राइस होती है वो ईपीएस यानी पर शेयर के हिसाब से बढ़ती है। फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी पे ट्रेड किया जाता है, इक्विटी पे पूरा खेला जाता है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए आपका सही आंसर बनेगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बिकॉज जब इक्विटी में ट्रेड की जाती है और जब उसके क्या बोलते हैं फिक्स चार्जेस के कारण जो शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो इसलिए आपका कहलाता है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन डैश। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जब फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर में शुरू कर रही थी तो मैंने आपको एक हल्का सा समझाया था, ठीक है, हल्की सी ब्रीफिंग दी थी कि कैसे जो हमारी सेविंग्स है, जो हम हाउस होल्ड हैं, जो रेगुलर जो लोग हैं, जो अपनी सैलरी से पैसा बचाते हैं या हमारा कुछ काम में अपनी जो अर्निंग्स हैं उनमें से जो पैसा बचाते हैं वो जाता है बोरोवर्स के पास। ठीक है, जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो काइंड ऑफ बोरोवर्स ही है, बिकॉज उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो हमसे पैसे लेते हैं। ठीक है, हमसे पैसा लेकर वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लोन्स वगैरह ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कि पूरी चेन चल रही है, पूरा लूप चल रहा है। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। तो वही बोला है कि जो एलोकेटिव फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, वो किस चीज़ में मदद करता है? पहला, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर की ट्रांसपेरेंसी में ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ट्रेडिंग कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आ गई? फिर अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू हाउस होल्ड सेक्टर, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो हम जैसे लोग हैं, उनको हायर रिटर्न मिल पाए। जो हम अपना पैसा बैंक्स वालों को देते हैं वो इस उम्मीद में देते हैं बच्चों कि हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, फिर बेटर फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी, ताकि जो डिपॉजिटरीज हैं जब हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो हमें लिंक करना पड़ता है डिपॉजिटरी के साथ, वो अच्छे से फंक्शन करे। तो ये क्यों करेगा भैया, हमें इससे क्या रिश्ता, हमें इससे क्या लेना देना। फिर डिटरमाइनिंग इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, ताकि जो सिक्योरिटीज की प्राइस है वो डिटरमाइन हो पाए, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। जो एलोकेटिव फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, वो इसीलिए अच्छे से वर्क करता है ताकि जो हमारे जैसे लोग हैं उनको अच्छा रिटर्न मिल पाए। इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है बच्चों, देख लिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी वो कौन सा फंक्शन होता है मार्केटिंग का जिसमें फिजिकल मूवमेंट होता है गुड्स का, यानी जो सामान होता है वो एक जगह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में हमने क्या पढ़ा था कि प्रमोशन में हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारे जो सामान है उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी प्रमोशन, उसकी सेल्स बढ़े। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि हमारा सामान मूव करता है। सी क्या, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि हम जो सामान है वो बार बार तो बनाएंगे नहीं, तो जो हमने सामान बना के रखा हुआ है उसको रिजर्व करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना, वो आपका कहलाता है वेयर हाउसिंग।
डी होता है आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा था कि जो हम सर्विसेज अपने कस्टमर को देते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज हुआ, क्रेडिट फैसिलिटीज़ होगी, EMI फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई, ठीक है, इंस्टॉलेशन सर्विसेज हो गई, ये सारी आपकी किस में आती हैं, ये आते हैं आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा बी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंज्यूमर शुड फॉलो विच रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल परचेसिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक कंज्यूमर को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जब वो कोई भी सामान खरीदता है या कोई भी सर्विस को कंज्यूम करता है, ठीक है, उसको कौन सी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ध्यान से सुनना। फिर है पहला ऑप्शन है ही मस्ट एंश्योर दैट ही गेट्स ए फेयर डील। पहला है कि उसको फेयर डील मिले, यानी वो जो भी डीलिंग है ऐसा ना हो कि जो सेलर है उसको लूट रहा है, ठीक है, 100 का सामान उसको 500 रुपए में बेच रहा है, तो फेयर डीलिंग होनी चाहिए। फिर बी ऑप्शन है आपका ही शुड बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, यानी उसको पता होना चाहिए कि उसके पास एक ऑप्शन नहीं है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जितने भी ऑप्शंस है उसको उन सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। चलो सारे नहीं पता, सब ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम ऑप्शंस के बारे में तो पता हो, ठीक है। फिर सी है आपका ही शुड ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश मेमो, उसको हमेशा कैश मेमो यानी बिल मांगना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामान दिया, सामान लिया और बाद में जाके वो निकल गया, ऐसा नहीं करना है। फिर डी है ऑल ऑफ द अबव, तो देखा जाए तो सारी उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं, तो इसलिए आपका आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई बात समझ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच गुड्स पासिस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, यानी इसमें कौन सा चैनल यूज हो रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 1 लेवल की चैनल के बारे में, 2 लेवल 3 लेवल चैनल के बारे में, ठीक है, डायरेक्ट लेवल चैनल हो गए, ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा चैनल यूज हो रहा है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, यानी सामान मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जा रहा है, प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास जा रहा है, हु इन टर्न सेल देम टू द फाइनल यूजर्स, जो कि रिटेलर क्या करता है फिर फाइनल यूजर को जाके बेचता है। तो अब देखते हैं 1 लेवल चैनल जिसमें एक इंसान इन्वॉल्व होता है, 2 लेवल चैनल 2 इंसान इन्वॉल्व होते हैं, 3 लेवल चैनल में आपका एजेंट भी जुड़ जाता है, और डी है आपका 0 लेवल चैनल। तो इसलिए आपका सही आंसर बनेगा 1 लेवल चैनल, बिकॉज मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ, देख लो फटाफट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच मार्केटर्स मेक यूज ऑफ वेरियस रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सचेंज गुड्स ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड, यानी ऐसे जिसमें मार्केटर, ये क्वेश्चन आई थिंक हम ऑलरेडी जिस कर चुके हैं, जिसमें जो मार्केटर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का ऐसे ऐसे प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करता है ताकि जो उसके सामान की जो सेल है वो बढ़े, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है बी, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, ऑलरेडी कर ही चुके हैं, हाँ जी, ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई है बच्चों, सॉरी। फिर नेक्स्ट है आपका, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग टाइप है, तो पहले आप इधर तक फटाफट नोट कर लो, ठीक है, इधर तक पहले आप फटाफट नोट कर लो बच्चों। हाँ जी बच्चों, सो कर लिया आपने नोट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को इग्नोर करना है। अब देखते हैं हमारा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन ये बोल रहा है, असर्शन यानी असर्ट कर रहा है, डंके की चोट पे बोल रहा है, ठीक है। रीजनिंग यानी इसके पीछे का क्या कारण है बोलने का, ठीक है, तो वो जान लेते हैं। सो असर्शन ये है, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट किससे रिलेट करता है, जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली क्या बोलते हैं, यूज हो, ठीक है। फॉर मैनेजमेंट, रीजन ये बोलता है मैनेजमेंट के लिए इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि इफेक्टिवनेस डील्स विद टाइम वेयर एफिशिएंसी डील्स विद कॉस्ट, ठीक है। मैंने आपको वो जो एक लेटर से बताया था, टी इसमें आ रहा है तो टाइम है, सी इसमें आ रहा है तो कॉस्ट है, ठीक है। सो मैनेजमेंट के लिए इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों ए एंड आर दोनों ही सही है, लेकिन आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि दोनों ए एंड आर ट्रू है, आर जो है इसकी गलत एक्सप्लेनेशन है। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, या असर्शन गलत है, क्या बोलते हैं, आर सही है। तो वैसे तो दोनों ही सही है, ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को पॉइंट स्ट्रांगली रेकमेंड नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों, बिकॉज असर्शन ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट सिर्फ किससे डील करता है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज से डील करता है। वही रीजन ये बोल रहा है कि दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, इफिशिएंसी को भी और इफेक्टिवनेस को भी। तो इसलिए आपका सही होगा बी, दैट इज बोथ एंड आर आर ट्रू, बट जो आर है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है बच्चों, देख लिया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
असर्शन ये बोलता है इस क्वेश्चन का, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, ठीक है, एंड इट हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और यानी जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसको वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट भी करना पड़ता है। वही रीजन ये बोलता है, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, यानी जो मैनेजमेंट का इफेक्ट तब जाके दिखता है, तब जाके पता चलता है जब जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, उसके जो टारगेट्स हैं वो मीट होते हैं। तो वैसे दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन इन दोनों का कोई रिश्ता नाता नहीं लग रहा है, क्योंकि असर्शन कुछ और बात कर रहा है, वही रीजन कुछ और बात कर रहा है। सो इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन ये बोल रहा है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मैनेजमेंट की ही पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव को सेट करे और उसको अचीव कर पाए। वही इसका रीजन ये बोल रहा है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो सर्वाइवल है। तो दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन दोनों बातों में कोई आपस का रिश्ता नाता नहीं लग रहा है। अगर एक बात कर रही है कश्मीर की तो दूसरी बात कर रही है कन्याकुमारी की, तो दोनों बातों का कोई रिश्ता नाता नहीं लग रहा है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, बिकॉज असर्शन कुछ और बोल रहा है, वही रीजन कुछ और बोल रहा है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका असर्शन बोल रहा है, The purpose of societal marketing philosophy is to generate customer value at a profit, यानी जो सोसाइटल मार्केट का जो फिलॉसफी है वो ये है कि कस्टमर वैल्यू को प्रॉफिट पे जनरेट करें। ठीक है, सोसाइटल मार्केट की क्या फिलॉसफी ये आपको याद होनी चाहिए, अब मैं नहीं बताऊंगी इसे। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्या आपको खुद ही पता होना चाहिए, पेपर आ गए हैं, अब क्या होमवर्क दूँ आपको। बट रीजन क्या बोल रहा है, परक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन नीड्स। एक जो सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के सफलता का पीछे का राज होता है कि वो सबसे पहले ये पहचाने कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बिकॉज सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी आपकी क्या बोलती है कि हमें समाज का भला भी देखना है, बट यहाँ प्रॉफिट की बात आ गई है। सोसाइटल जो मार्केटिंग फिलॉसफी ये बोलती है कि ठीक है प्रॉफिट तो कमाना है वो अलग बात है, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम समाज का भला करें। ठीक है बच्चों, इसलिए आपका असर्शन गलत है, वही जो रीजन है वो आपका सही है। आई बात समझ? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन ये बोल रहा है, द मार्केट शेयर इंक्रीजेस इफ द बेनिफिट फ्रॉम ए डिसीजन एक्सीड्स द कॉस्ट इन्वॉल्व, यानी मार्केट शेयर तब जाके आपका इंक्रीज होता है जब जो उसमें से बेनिफिट आना होता है ना उसकी कॉस्ट का वो इन्वॉल्व होता है, यानी जब वो एक्सीड कर जाता है। वही रीजन ये बोल रहा है, ऑल फाइनेंशियल डिसीजन आर एट एंश्योरिंग दैट ईच डिसीजन इज सफिशिएंट एंड एट सम वैल्यू, यानी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस ये बोलते हैं कि जो भी डिसीजन लिए जाएं वो इफिशिएंट हो, वो अच्छे हो, और हर एक डिसीजन के पीछे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब इसका क्या आंसर है। ये बोल रहा है कि जो असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं और आर है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब सही कैसे है, बिकॉज ये दोनों ही बात कर रहे हैं कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन ये बोल रहा है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मदद करता है। वही इसका रीजन ये क्लेम कर रहा है, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, यानी मोटिवेशन और लीडरशिप की मदद से जो मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल्स को किस चीज़ में मदद कर सकता है, ताकि कोऑपरेशन हो, कम्युनिकेशन अच्छे से हो, ताकि जो ग्रुप की सक्सेस है वो अचीव हो पाए। तो इसका सही आंसर होता है कि जो ए एंड आर यानी असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और दोनों का यही मोटिव है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पाए। और हर एक इंसान का, हर एक पर्सन का, हर एक एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जब उसको अच्छे से प्यार मिलता है तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको जब टीम स्पिरिट मिलती है तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी अचीव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की असर्शन अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, तो वो पढ़ते हैं। स्टाफिंग इज अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ HRM, यानी मैंने आपको बताया ही था कि जो स्टाफिंग होता है वो पार्ट होता है HRM का, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। That involves recruiting and developing employees to meet organizational needs, यानी जिसमें इन्वॉल्व होती है रिक्रूटिंग की प्रोसेस और जो एम्प्लॉय की नीड्स होती हैं वो भी मीट होती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो भी मीट होते हैं।
वही रीजन इसका ये बोल रहा है, रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व सोर्सिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ईच विथ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स टू फिल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशंस इफेक्टिवली। यानी रिक्रूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम इंटरनल सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं एंड एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली जो चीज़ें हैं, जो गैप्स हैं, वो फिल हो पाएँ। तो इसलिए आपका सही आंसर बनेगा कि ए एंड आर दोनों ही सही हैं, और जो आर है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाती है, बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है स्टाफिंग की, और स्टाफिंग को हम कैसे करते हैं, भले वो इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करें या एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करें, लेकिन सही इंसान को सही जॉब पे बिठाना, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, ये मेन टारगेट रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टेटमेंट, ये अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट अलग कुछ बोलती है, स्टेटमेंट सेकंड अलग कुछ बोलती है। तो वो देखते हैं दोनों सही बोलती हैं या दोनों गलत बोलती है, एक सही बोलती है एक गलत बोलती है। ठीक है, वो देखते हैं। सो स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी ये बोलती है, वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशंस। यानी जो वैल्यूज होती हैं वो जनरल रूल्स होते हैं, ताकि जो इंडिविजुअल्स का जो सोसाइटी में बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो पाए, और जो भी रूल्स वगैरह सेट किए जाते हैं वो किसके बेसिस पे सेट किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम रिसर्च एंड प्रैक्टिस। वही स्टेटमेंट 2 ये बोलती है, while practicing principles of management, values cannot be neglected as business have to fulfill social and ethical responsibilities towards society। यानी ये बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वैल्यूज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लोगों के भी कुछ अपने फीलिंग्स होती हैं, कुछ अपनी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ रीति रिवाज, कुछ कस्टम होते हैं, उनको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट अपनी कुछ अलग बात बोल रही हैं। ये याद रखिए बच्चों, ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको ये देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, जो भी। ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, भले ही ये दोनों अलग अलग बातें करें, लेकिन इनकी बातें सही होनी चाहिए। आई बात समझ? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, मैनेजमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोल रही है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। हमने मल्टी डायमेंशनल में क्या पढ़ा था कि इस पर 3 चीज़ें आती हैं, आपका पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस। अगर ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें अगर ये इन्वॉल्व हैं, तो आप समझ लीजिए कि मल्टी डायमेंशनल है। वही स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर सो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। यानी जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है एक एंटरप्राइज को मैनेज करने में, वो सबकी कॉमन होती है, सबकी मैनेजमेंट का तरीका होता है, भले वो इकोनॉमिकल हो, वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो। तो देखते हैं कि क्या सही आंसर है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बिकॉज ये बोल रही है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द 3 कंपोनेंट्स, और स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? देख लो फटाफट, नोट कर लो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजनिंग का है। सो ये असर्ट कर रहा है, डेलीगेशन इज अ प्री रिक्विजिट टू द इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी डेलीगेशन एक ऐसा तरीका है जिससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है ना, वो इफिशिएंट तरीके से काम करे। कभी कभार क्या होता है कि जो सुपीरियर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है, जब उसके बस में सारा काम संभालने का नहीं होता, तो वो कुछ काम अपने किसको डिवाइड किसको दे देता है, अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वही रीजन इसका ये बोल रहा है, इट अनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हिज हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। जो मैनेजर है, जो अपना सुपीरियर है, वो अपना जो वक्त है, जो अपना इंपॉर्टेंट समय है, क्रूशियल टाइम है, उनको जो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज होती हैं उन पे फोकस कर पाए, और जो बाकी का काम है अपने सबऑर्डिनेट को दे दे, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जाती है। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो सही है, और जो रीजन है उसको सही क्लेम करता है। यानी असर्शन में डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो मैनेजर रहता है, सुपीरियर रहता है, बॉस रहता है, वो अपना काम दे देता है सबऑर्डिनेट को। तो वहीं, और ताकि वो अपना जो काम है, मेन जो उसका फोकस है, वो हाई चीज़ों पर, हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ पर कर पाए। तो इसलिए ये जो उसका रीज़न है वो सही क्लेम कर रहा है। ठीक है बच्चों, देख लिया? हाँ जी। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स विद द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। यानी ये बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स होती हैं उनको हम फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। बताओ ये सही है या गलत? ये बच्चों गलत ही है, क्योंकि हम अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शेयर से हम फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप 11th से 12th क्लास पढ़ सकते हैं, लेकिन 11th से 10th क्लास नहीं पढ़ सकते हो। तो बस वैसी ही बात है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट सेकंड क्या है, देयर इज नो डेंजर ऑफ थेफ्ट, लॉस और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स इन डीमटेरियलाइजेशन।
यानी जब आप डीमटेरियलाइज करवा लेते हो तो कोई चांसेस नहीं होते कि आपके शेयर सर्टिफिकेट्स गुम जाएंगे, खो जाएंगे, ठीक है, फट जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज ये डीमटेरियलाइज रहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है कि स्टेटमेंट सेकंड सही है, वही स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपकी गलत है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, फॉर प्रोडक्ट्स स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स द वेयर हाउसेज आर लोकेटेड नियर टू द मार्केट। ताकि जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसलिए उनकी वजह से जो स्टोरेज होते, जो वेयर हाउसेज होते हैं वो मार्केट के नियरली लोकेटेड होते हैं, उनके आसपास ही लोकेटेड होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड ये बोलती है हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस डू द कस्टमर्स बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल आल्सो बी हाई। यानी जितनी आपकी इन्वेंट्री की लेवल हाई रहेगी उतनी ही आपकी सर्विसेज क्या रहेगी, वो भी हाई रहेगी, इसलिए जो आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट रहेगा कैरी करने का, मेंटेन करने का, वो भी ज़्यादा रहेगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ये है कि स्टेटमेंट सेकंड आपकी सही है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, बिकॉज जो वेयर हाउसेज वगैरह ज़्यादातर होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, वो विलेज एरियाज में लोकेटेड होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट प्लेसेस के नियर ही लोकेटेड हों। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? तो इसको देख लो फटाफट, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस किए, मैं भी इतनी इंगेज हो गई, मैं भी इतनी लीन हो गई आपको पढ़ाने में कि मुझे पता ही चला कि हाँ भैया क्वेश्चंस भी ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है बच्चों ख़त्म। ये क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ट्रस्ट मी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसा मैंने नहीं किया है, ये आपको भी पता है कि मैंने रीड किया, सही आंसर बताया, निकल गई। मैंने हर एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, आपको हर एक ऑप्शन है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट लग रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुझे चीज़ नहीं पता, सो स्टिल यू हैव टाइम, अभी भी आपके पास कुछ दिन है, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए और आप वही गलती एग्जाम में ना करो। आप गलती अभी कर सकते हो, लेकिन यही गलती आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम कल हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।